Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 9th. Revision notes on chapter number 3, atoms and molecules. Dear student, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th में। तो डियर स्टूडेंट, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम रिवीजन वीडियो देख रहे हों तो हमारे पास में एनसीईआरटी बुक रखी हुई हो, ये हम पहले सोच लें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये लेसन दे रखा है हमें पेज नंबर 31 से पेज नंबर 45 तक। ठीक है, पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 45 तक है। और जितने भी येलो बॉक्स में जो भी आपको मटेरियल दे रखा है उस एनसीईआरटी बुक में, जो छोटे छोटे येलो बॉक्स बीच बीच में लेसन्स के बना रखे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चनिंग पार्ट जरूर आना है। इसलिए जो है एनसीईआरटी बुक आपके पास रखी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, रिवीजन की स्टार्टिंग कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था द मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान ना तो मास जो है या जो वेट है उससे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास किसका होगा? उससे बनने वाले प्रोडक्ट का मास होगा। राइट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक रिएक्शन की, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन का वेट आप अगर काउंट कर ले, जोड़ ले दोनों का वेट, तो जो रिएक्टेंट का वेट आएगा वही वेट किसका आएगा? वही वेट किसका आएगा? उसके प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए सबस्टेंस एलिमेंट्स आर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक सबस्टेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, ये बताता है हमें कौन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा यही रहेगा। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन का वेट हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट है यहाँ पर 16, तो 2:16। इसका सिंपल रेशियो क्या निकल जाएगा? 1:8। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही मिलेंगे। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles. Compound or mixture is composed of small particles called atoms. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड होता है या जो मिक्सचर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मेडअप है, और उन छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या नेम देते हैं? उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, अब देखिए एटम्स डियर स्टूडेंट बहुत छोटे हो गए, तो एटम्स की जो रेडियस है वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस। और उसके लिए भी आपको मेजरमेंट बहुत छोटा लेना पड़ेगा। एटॉमिक रेडियस इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो है उसे किस में नापा जाता है? उसको नापा जाता है नैनोमीटर में। और आपको ध्यान रखना है 1 नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर के, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻9 नैनोमीटर के। तो आप देख सकते हैं नैनोमीटर जो है वो मीटर से कितनी छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स। ठीक है, क्या हुआ कि डाल्टन ने बहुत सारे एटम्स जो हैं या बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल दे दिया, और वो सिंबल जो थे उसके सब स्पेसिफिक सिंबल्स थे। यानी कि उन सिंबल्स को देखकर हम बता सकते हैं कि वो गिवन एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ये डाल्टन के थ्रू किया गया एक बहुत ही अच्छा वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, इसके मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए आपको। जैसे हाइड्रोजन को इस तरह के सिंबल से शो किया जाता है, कार्बन को इस तरह के सिंबल से शो किया जाता है, ऑक्सीजन को इस तरह से शो किया जाता है। ऐसे फॉस्फोरस को देखिए आप कैसे शो कर रहे हैं, सल्फर को देखिए कैसे शो कर रहे हैं, और मरकरी को किस तरह से सिंबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन है। इन एलिमेंट्स को हमेशा इसी टाइप के सिंबल से शो किया जाएगा। ठीक है, ये डाल्टन ने सुनिश्चित किया। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, एटम जो है वो कैसे एग्जिस्ट होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट,
atoms of most elements are not able to exist independently। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटम जो हैं जितने भी एलिमेंट्स उनके जो भी एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नेचर में हमें कभी भी नहीं मिलते। ठीक है, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसलिए एटम्स क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस बना लेते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि एटम्स जो है वो नेचर में इंडिपेंडेंटली अगर एटम को हमें नेचर में मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एटम्स जो हैं वो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। एटम्स क्या फॉर्म कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म कर लेते हैं अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड में हमने स्टडी किया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 लॉ हमने स्टडी किए। देन इसके बाद में एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एटम्स की डेफिनेशन देखी। एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में, ये हमने यहाँ पर देखा। और कैसे एलिमेंट्स को सिंबलाइज हम कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए इसके बाद दे रखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर एनसीईआरटी बुक आपने देखी है तो आपको पता होगा जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स अलग अलग एटॉमिसिटी वाले होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, इन कंपाउंड्स की इन एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स हमेशा मोनोएटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। किस स्टेट में मिलते हैं, मोनोएटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। ऐसे हम बात करें ऑक्सीजन की, O2 फॉर्म में मिलेगा। ऐसे हम बात करें क्लोरीन की, Cl2 फॉर्म में मिलेगा। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं। देख सकते हैं आप O2, ऑक्सीजन कभी O फॉर्म में नहीं मिलेगा, O2 फॉर्म में मिलेगा, यानी डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा। ऐसे क्लोरीन के साथ, ठीक है। ऐसे ही कुछ एलिमेंट ऐसे भी जो इससे भी ज़्यादा एटॉमिक स्टेट शो करते हैं, जैसे फास्फोरस हमेशा P4 स्टेट में मिलता है, यानी कि टेट्रा एटॉमिक होता है फास्फोरस। और अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर एक पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। ठीक है, ये थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती है। नोबल गैसेस हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती है, यानी सिंगल जो है एटम ही एक एलिमेंट को बताएगा। ठीक है, नाउ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, कुछ टेट्राटॉमिक फॉर्म में और कुछ पॉलीएटॉमिक फॉर्म में भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब ये है कि ये जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं अलग अलग कंपोजिशन में, तो ये नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, H2O। बट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। तो आपने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब 2 लगाते ही यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गई, 4 हो गई। ऑक्सीजन तो 2 ही है, 2 ऑक्सीजन इधर है, बट हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ मैंने वापस से 2 लगा दिया। तो देखिए ये एक मैंने बैलेंस इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से के साथ रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए आप जो आगे की तरफ डिजिट्स लगा रहे हैं, इन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिजिट्स। डियर स्टूडेंट, ये रिवीजन पार्ट है इस लेसन का, इसलिए मुझे बहुत सारी जगह पर शॉर्ट में काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा लेसन जो है वो यहाँ पर हमारा कवर हो जाए। इसलिए आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर आयंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आयंस क्या होते हैं, आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है M, अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, उसके कैटायन में, और इलेक्ट्रॉन उससे एक निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर +2 का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो +1 का चार्ज आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो +2 का चार्ज हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले जाएंगे। बट दोनों कंडीशन में क्या बन रहे हैं, कैटायंस बन रहे हैं। ठीक है, कैटायंस हमेशा कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनायंस की, तो ये सेकेंड टाइप है एनायंस। आयंस का सेकेंड टाइप है, क्यों आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायन से अभी हम इंट्रोड्यूस हो गए। अब एनायंस क्या होते हैं,
एनायंस इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है ए, अब उस एलिमेंट ए ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके एनायन में। अगर वो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके एनायन में, और उसके अकॉर्डिंग उस पर -2 का चार्ज आ जाएगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर एनायन ही बन रहे, एक बार इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक बार इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है तो हमेशा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। ठीक है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कैटायन एनायंस यहाँ पर दिए हैं। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल में इतने टाइप के जो है एलिमेंट्स और उनके कैटायंस दिख जाएंगे। देखिए कैटायंस पर सब पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखना है आपको, कैटायन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम कैटायन Na+, पोटेशियम K+, लिथियम Li+, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, कॉपर +1, Ag+1, Fe+2, आयरन Cu+2, कॉपर +2, Al+3, एल्यूमिनियम +3, Fe+3, Zn+2, जिंक +2 और हाइड्रोजन H+। ये इतने टाइप के कैटायंस जो हैं हमें नेचर में दिख जाते हैं। ठीक है, और इनसे बहुत सारे कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं। ऐसे हम बात करें एनायंस, तो एनायंस पर सब पर चार्ज क्या होता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायंस पर सब पर चार्ज क्या चल रहा था, पॉजिटिव। ऐसे एनायंस सब पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एनायंस इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, I- आयोडाइड आयन, F- फ्लोराइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, O-2 ऑक्साइड आयन, NO2- नाइट्रो आयन, CO3- कार्बोनेट आयन, SO4- सल्फेट आयन, HCO3- बाइकार्बोनेट आयन। इस तरह के एनायंस हम नेचर में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर दी है, फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द एटम्स। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल बनाना है, अगर कंपाउंड बनाना है, तो इसके लिए हमें एटम्स की जो वैलेंसीज हैं उनको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 और 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, प्लस का चार्ज है, यानी कि 1 वैलेंसी है। इधर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन पर -1 का चार्ज है, यानी कि इसकी भी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोक्लोरीन की वैलेंसी दोनों की 1 है। क्रिस क्रॉस अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे में बात करें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की, तो देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको दिख गई होगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। और ऑक्सीजन की वैलेंसी की हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। तो 3 और 2 वैलेंसी है। क्रिस क्रॉस अगर हम करते हैं इसका, ये 2 इधर चला जाए एल्यूमिनियम की तरफ और 3 ऑक्सीजन की तरफ चला जाए, तो क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही हम यहाँ पर जो है बात करते हैं, इस जगह पर मैं लगा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी कितनी है, 2 है। आप देख सकते हैं इस ग्रुप में कैल्शियम आपको दिख जाएगा, ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन की वैलेंसी से क्या बनेगा, Ca2O2। बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऐसे कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो 4 1, तो क्या बनेगा, CCl4। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ऐसे MgCO3, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी देखिए डियर स्टूडेंट कितनी है, 2 दे रखी है मैंने, और CO3 जो है कार्बोनेट आयन है, ये CO3 की वैलेंसी 2 है। तो देखिए क्रिस क्रॉस हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बनता है Mg2CO3 2। ठीक है, Mg2CO3 बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसे हाइड्रोजन और सल्फर, तो हाइड्रोजन और सल्फेट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है। क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रिस क्रॉस करने पे क्या बनेगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो है हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे कैटायंस, बहुत सारे एनायंस जो हैं उनको शो कर रखा है यहाँ पर। और उनको जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो हमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये हमें सिखाया गया था। ठीक है, केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाया जाता है कंपाउंड्स का, उस पर फोकस करना है डियर स्टूडेंट आपको, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में
पूछे भी जाएंगे इनसे क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो डियर स्टूडेंट, मोल क्या होते हैं? मोल इट इज द 7th बेस यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये 7वीं यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मेजर करने की, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये सबस्टेंस जो आपका दिया हुआ है उसका वेट कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, उसको मेजर करने के लिए मोल दिया जाता है हमें, ठीक है। मोल में वैल्यूज दी जाती है, और मोल जो है उसको आपको ध्यान रखना है कि मोल को किससे रिफर किया जाता है? स्मॉल एन के साइन से। किससे रिफर किया जाता है? स्मॉल एन के साइन से। और मोल होता है गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास तो आपको देके रखेगा, मोलर मास कंपाउंड का फिक्स्ड होता है। गिवन मास अपन मोलर मास का रेशो क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। और 1 मोल इक्वल किसके होता है? मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसे अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं हम, ठीक है। और 1 मोल अगर कोई आपके पास सबस्टेंस है तो कितना वॉल्यूम वो कवर करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम वो कवर करेगा। इस वॉल्यूम को अगर लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 1000 कर दूँ इसमें, ठीक है। तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है 1 मोल सबस्टेंस आपका कवर करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए मैंने एक रिएक्शन दे रखी है मीथेन। CH4 का नेम क्या है? CH4 का नेम क्या है? मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को आप अलग अलग वे में लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, बट रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस करिए, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा? एक इस जगह पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं रिएक्शन आपकी जो है बैलेंस्ड हो गई है। अब इसी रिएक्शन को आप अलग अलग बेस पर अलग अलग वैल्यू रखकर इस रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप मैंने जो भी इस लेसन का रिवीजन आपको समझाया है, ठीक है। आपके पास NCERT बुक थी, आपने देखा होगा लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। अच्छी तरह से लेसन्स को रीड आउट कर लें, ठीक है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स निकलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे वो प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का जो रिवीजन पार्ट है इस लेसन का वो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।